अमेरिका इंग्लैंड जाकर देश के संस्थानों के खिलाफ जहर उगलना और देश में रहते हुए देश के महापुरुषों के बारे में अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना राहुल गांधी की पुरानी फितरत है। यही नहीं, राहुल गांधी हर विपक्षी नेता तक के बारे में इसी तरह बदतमीजी से पेश आते रहे हैं, चाहे वो पीएम मोदी हो या फिर अमित शाह। कांग्रेस और राहुल को लगता है कि बदजुबानी करने से उनकी सियासत चल सकती है। इसी चक्कर में राहुल गांधी एक बार फिर फंसे तो सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को जमकर फटकारा और कहा कि कोई स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में ऐसे बोलता है क्या। हालांकि राहुल गांधी जिस उम्मीद से सुप्रीम कोर्ट गए थे, उनकी ये उम्मीद पूरी हो गई। असल में राहुल गांधी के खिलाफ विनायक दामोदर सावरकर मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जारी समन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। ऐसा अक्सर होता है कि जब हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट रोक लगा देता है। राहुल गांधी के साथ भी ऐसा ही हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने सावरकर के खिलाफ कथित टिप्पणी के मानहानि मामले में राहुल गांधी को जारी समन को रद्द करने से इनकार करने वाले इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी से कहा कि उन्होंने हमें आज़ादी दिलाई और आप उनके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। न्यायमूर्ति दीपंकर दत्ता और न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ ने कांग्रेस नेता को सावरकर के खिलाफ आगे कोई अपमानजनक टिप्पणी न करने की चेतावनी दी और कहा कि महाराष्ट्र में उनकी पूजा की जाती है। कोर्ट ने आगे कहा कि इस तरह की टिप्पणी करना जारी रखते हैं तो उन्हें इसके परिणाम भुगतने होंगे। हम स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ बयानों की इजाज़त नहीं देंगे। इस बार सावरकर हैं, अगली बार कोई कहेगा कि महात्मा गांधी अंग्रेज़ों के नौकर थे। अगली बार ऐसी बयानबाजी की तो स्वतः संज्ञान लेंगे। मतलब कि सावरकर के खिलाफ सरेआम एक नहीं कई बार अभद्र टिप्पणी करने के बावजूद राहुल गांधी इसलिए बच निकले क्योंकि वे कांग्रेस के बड़े नेता हैं और गांधी परिवार के सदस्य। कोई दूसरा होता तो शायद इसे इस तरह की छूट न मिल पाती। इस मामले में 4 अप्रैल को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी को इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच से झटका लगा था। हाईकोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ समन आदेश रद्द करने से इनकार कर दिया था। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अदालत में लंबित सावरकर मानहानि मामले में राहुल गांधी को राहत देने से इनकार कर दिया था। मानहानि का ये मामला साल 2022 में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी के महाराष्ट्र में दिए गए विवादित बयान के बाद से जुड़ा है, जिसमें राहुल गांधी ने सावरकर को अंग्रेजों का नौकर बताया था। साथ ही कहा था कि सावरकर अंग्रेजों से पेंशन लेते थे। नृपेंद्र पांडे वकील ने इसको लेकर निचली अदालत में शिकायत दर्ज कराई थी। अदालत ने राहुल गांधी के खिलाफ समन जारी किया था। मानहानि का मामला 17 नवंबर 2022 का है, जब महाराष्ट्र के अकोला जिले में भारत जोड़ो यात्रा की रैली में राहुल ने सावरकर को लेकर ये टिप्पणी की। 2023 में भारत जोड़ो यात्रा पर निकले राहुल गांधी ने सावरकर के बारे में अपशब्द कहे थे। उन्होंने अकोला में मीडिया के सामने एक चिट्ठी दिखाई थी। राहुल ने कहा था कि ये चिट्ठी सावरकर ने अंग्रेजों को लिखी थी। इसमें उन्होंने खुद को अंग्रेजों का नौकर बने रहने की बात कही थी, साथ ही डर कर माफ़ी भी मांगी थी। गांधी नेहरू ने ऐसा नहीं किया, इसलिए वे सालों तक जेल में रहे। गांधी, नेहरू और पटेल सालों जेल में रहे और कोई चिट्ठी नहीं साइन की। सावरकर जी ने इस कागज पर साइन किए, उसका कारण था डर। अगर डरते नहीं तो कभी साइन नहीं करते। सावरकर जी ने जब साइन किया तो हिंदुस्तान के गांधी पटेल को धोखा दिया था। उन लोगों से भी कहा कि गांधी और पटेल भी साइन कर दें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। पहलगाम हमले के बाद पीएम मोदी ने सख्त रुख और मिट्टी में मिला देने वाले पैगाम से पूरे पाकिस्तान में भगदड़ का माहौल है। क़यामत की आशंका से पाकिस्तान ने सबसे पहले पीओके से सारे लॉन्च पैड खाली करा लिए और उन्हें सेना के विमानों से किसी सुरक्षित ठिकाने तक पहुंचा दिया, क्योंकि पाकिस्तान के बालाकोट एयर स्ट्राइक जैसे हमले की आशंका है। सूत्रों का कहना है कि बहावलपुर में स्थित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर को भी खाली करा लिया गया। जैश मुख्यालय की कई इमारतों में सन्नाटा पसरा हुआ है। पीओके के साथ ही खैबर पख्तूनवा तक इसका असर देखा जा रहा है। पहलगाम की बैसरन घाटी में आतंकवादियों की करतूत से भारत के साथ ही पूरी दुनिया स्तब्ध रह गई। इंडियन आर्मी ने घाटी के इलाकों में इंटेंस सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। कुछ जगहों पर सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच एनकाउंटर भी हुए। आतंकियों के घरों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि पाकिस्तान आर्मी के साथ साथ पाकिस्तान के आतंकियों में भी हड़कंप मचा हुआ है। लॉन्च पैड के आतंकवादी संगठन जैश के मुख्य ट्रेनिंग कैंप और हेडक्वार्टर को भी खाली करा लिए गए। जैश का बहावलपुर के मुख्यालय को भी खाली करा लिया गया ताकि आतंकवादियों को भारत के जवाबी हमले से बचाया जा सके। बताया जा रहा है कि 24 घंटे के अंदर जैश हेडक्वार्टर की कई इमारतों को खाली कराया गया। जैश के कमांडर्स को अलग अलग सेफ हाउस भेजा गया। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा और पीओके से भी ट्रेनिंग कैंप्स खाली करवाए गए हैं। भारत ने स्पष्ट तौर पर कह दिया कि पहलगाम हमले को जिसने अंजाम दिया उसे मिट्टी में मिला दिया जाएगा। पीओके में एक्टिव आतंकवादियों को सेफ जगह पर पहुंचाने के लिए पाकिस्तान एयरफोर्स के जेट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। दरअसल पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान को बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक की याद आने लगी है। आतंकियों को पनाह देने वाले इस्लामाबाद को यह भी पता है कि यदि भारत ने जवाबी कार्यवाही की तो आतंकवादियों को बचा पाना उनके लिए काफ़ी मुश्किल होगा। इससे पहले कि भारत स्ट्राइक करे, पाकिस्तान आतंकियों को सेफ हाउस पहुंचाने में जुटा है। इसके लिए पाकिस्तानी वायुसेना के विमानों का इस्तेमाल किया जा रहा है। पहलगाम में निर्दोषों की हत्या करने के बाद से उपजे हालात को लेकर पाकिस्तान में बेचैनी है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ को अब विश्व बिरादरी की याद आई है।
स्काई न्यूज़ को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि मौजूदा विवाद का बातचीत के जरिए हल निकाल लिया जाएगा। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कहा कि कश्मीर में गोलीबारी को लेकर विवाद उनके देश और भारत के बीच पूरी तरह से युद्ध का कारण बन सकता है। ख्वाजा आसिफ ने कहा दुनिया को दोनों देशों के बीच पूर्ण पैमाने पर संघर्ष की संभावनाओं के बारे में चिंतित होना चाहिए, क्योंकि दोनों देशों के पास परमाणु हथियार है और उन्होंने उम्मीद जताई है कि विवाद को बातचीत के जरिए सुलझाया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। पहलगाम में मजहब पूछकर आतंकियों ने एक एक करके 26 सैलानियों की हत्या कर दी। इस घटना के बाद इंडी गठबंधन और खासतौर से कांग्रेस की जमी जमाई सियासत हिचकोले खाने लगी। राहुल गांधी के जीजाजी यानी रॉबर्ट वाड्रा ने कह डाला कि आतंकियों ने इसलिए धर्म पूछकर मारा क्योंकि देश में मुसलमानों को सड़कों पर नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं दी जाती। संभल में विवाद खड़ा किया जाता है। इससे आतंकवादियों को लगा कि भारत में मुसलमानों को दबाया जा रहा है। सारी हत्या इसी वजह से हुई। सर्वदलीय बैठक से पहले और बैठक के दौरान भी मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की दिलचस्पी इस बात में रही कि सुरक्षा में चूक कहां और कैसे हुई। कांग्रेस के इस रवैये के बाद से खुद पार्टी में ही बवाल मच गया। कांग्रेस के सीनियर नेता दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह ने कांग्रेस ही नहीं बल्कि राहुल गांधी पर, रॉबर्ट वाड्रा पर भी करारा हमला बोला। लक्ष्मण सिंह ने आरोप लगाया कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला आतंकवादियों से मिले हुए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार में तुरंत समर्थन वापस लेना चाहिए और इस बारे में कांग्रेस वाला कमान को लेटर तक लिखेंगे। उन्होंने राहुल गांधी और रॉबर्ट वाड्रा को नादान करार देते हुए कहा कि पार्टी को मुझे निकालना है तो निकाल दे। दरअसल राघवगढ़ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की ओर से निकाले गए कैंडल मार्च के बाद किला तिराहे पर श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए लक्ष्मण सिंह ने आरोप लगाया कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला आतंकवादियों से मिले हुए हैं। कांग्रेस को तत्काल नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार के समर्थन वापस लेने चाहिए और इस संबंध में लक्ष्मण सिंह ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखने की बात भी कही। लक्ष्मण सिंह यही नहीं रुके, उन्होंने पार्टी के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। लक्ष्मण सिंह ने कहा कि राहुल जी के जीजा जी रॉबर्ट वाड्रा जी कहते हैं कि मुसलमानों को सड़क पर नमाज नहीं पढ़ने देते, इसलिए आतंकवादियों ने हमला किया। लक्ष्मण सिंह ने वाड्रा और राहुल गांधी को सोच समझकर बात करने की नसीहत देते हुए कहा कि इन्हीं की नादानियों की वजह से ऐसी घटनाएं होती हैं। लक्ष्मण सिंह ने अपनी बात रखते हुए पुरजोर तरीके से कहा, वह सभी बातें कैमरे पर कह रहे हैं। मेरे लिए देश पहले है। अगर मेरी पार्टी को मुझे निकालना है तो निकाल दे। कांग्रेस के नेता 10 बार सोचकर समझकर बोलें, नहीं तो चुनाव में उन्हें परिणाम भुगतना पड़ेगा। लक्ष्मण सिंह ने पहलगाम हमले में उमर अब्दुल्ला की भूमिका को संदिग्ध बताया। उनके मुताबिक केंद्र शासित प्रदेश होने की वजह से मुख्यमंत्री को ही तय करना होता है कि कहां पुलिस की तैनाती होगी और कहां सेना की तैनाती की जाएगी, लेकिन पहलगाम में जो हुआ वहां पुलिस और सेना दोनों ही नहीं थे। उमर अब्दुल्ला आतंकवादियों का साथ क्यों दे रहे हैं? इस बात को कहते हुए लक्ष्मण सिंह ने कहा कि आतंक प्रभावित राज्यों का ऑडिट नहीं होता, वहां की सरकारें नरसंहार करने वालों का सहारा ले रही हैं, इसलिए जम्मू कश्मीर के नेता खरपति हो चुके हैं। अब उमर अब्दुल्ला का बयान भी निंदनीय है और उन्होंने कहा था कि टूरिस्ट हवाई जहाज से आए थे और ताबूत में जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। भारत के खौफ से पाकिस्तान में कोई सबसे ज्यादा डरा हुआ है तो उसका नाम है असीम मुनीर, क्योंकि असीम मुनीर ने पहले हिंदुओं के खिलाफ आतंकियों को भड़काया और फिर ठीक उस वक्त हमले की साजिश रची गई जब पीएम मोदी देश में नहीं थे। अब जो खुफिया रिपोर्ट सामने आई हैं, सबका इशारा असीम मुनीर की तरफ है। असीम मुनीर को आशंका है कि रॉ के एजेंट्स उनकी हत्या मोसाद स्टाइल में कर सकते हैं। यही वजह है कि भारत के डर से कांप रहे असीम मुनीर अपने परिवार के लोगों को विदेश भगा रहे हैं ताकि वे सुरक्षित रह सकें। दावा यह भी किया जा रहा है कि सिर्फ असीम मुनीर ही नहीं बल्कि पाकिस्तान आर्मी के बड़े जनरल्स ने भी अपने परिवारों को विदेशों में शिफ्ट कर दिया है। माना जा रहा है कि असीम मुनीर के भड़काऊ बयान और इशारे के बाद ही कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला किया गया है। भारतीय डिफेंस एक्सपर्ट असीम मुनीर को मुख्य मास्टरमाइंड मान रहे हैं। 1971 के विभाजन के बाद से पाकिस्तान एक बार फिर से टूटने के सबसे करीब पहुंच चुका है। एक छोटा युद्ध कई समस्याओं को हल कर सकता है और पहलगाम हमला इसी मकसद से किया गया। असीम मुनीर ने अपनी गद्दी बचाने के लिए हमला करवाया, लेकिन असीम मुनीर भारत के तेवरों से काफ़ी डर गया है। पाकिस्तान लगातार अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थों को शामिल करने की कोशिश कर रहा है ताकि भारत हमले को टाला जा सके, लेकिन पाकिस्तान की सेना भारत से युद्ध चाह रही है। पहलगाम हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा LET के एक संगठन द रेजिडेंस फ्रंट ने ली। माना जा रहा है कि LET का एक शीर्ष कमांडर सैफुल्ला कसूरी इस हमले का मास्टरमाइंड है। हालांकि उसने एक वीडियो जारी कर खुद पर लगे आरोपों को नकार दिया। पर्यटकों पर हमला करने का मकसद कश्मीर की शांति को बिगाड़ने के साथ वहां के पर्यटन को ध्वस्त करना है। कश्मीर में पिछले कुछ सालों से पाकिस्तानी सेना की दाल नहीं गल रही है, जिसके बाद असीम मुनीर ने कश्मीर को अशांत दिखाने के लिए ये हमला करवाया। इसलिए भारत के निशाने पर इस बार सीधा असीम मुनीर है, जिसने हमले से करीब एक हफ्ते पहले भारत के खिलाफ जहर उगला था।
हालांकि इस्लामाबाद इस आतंकी हमले में अपना हाथ होने से इनकार कर रहा है, लेकिन ये तय है कि जम्मू कश्मीर में इस पैमाने का कोई भी आतंकी हमला पाकिस्तान के सैन्य प्रतिष्ठान के समर्थन के बिना नहीं किया जा सकता था। जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी एसपी वैद ने कहा कि ये सब पाकिस्तानी सेना ने किया। पाकिस्तान के एसएसजी कमांडो आतंकवादियों के रूप में पेश आ रहे हैं और वो इन हमलों को अंजाम दे रहे हैं। इससे पहले भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक में सीमा पार की आतंकवाद को खत्म करने पर जोर दिया गया। इस हमले में असीम मुनीर के उस भाषण का जिक्र किया गया जिसे उन्होंने पिछले दिनों दिया था, जिसमें उन्होंने कश्मीर को पाकिस्तान की गले की नस बताया था। इसके अलावा उन्होंने फिर से 2 नेशंस थ्योरी का जिक्र किया। जनरल मुनीर ने 16 अप्रैल को कहा था, हमारे पूर्वजों का मानना था कि हम जीवन के हर पहलू में हिंदुओं से अलग हैं, हमारा धर्म अलग है, हमारे रीति रिवाज अलग हैं। यही 2 राष्ट्र सिद्धांत की नींव थी। पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में भारत के सिंधु जल समझौता रद्द किए जाने से पाकिस्तान की सरकार में बेचैनी है और इसी वजह से वे शिमला समझौता रद्द करने की धमकी दे रहा है। तो कभी ताशकंद समझौते को अगर पाकिस्तान ऐसा करता है तो इससे उसे फायदे की जगह नुकसान ही होना है, क्योंकि समझौते के रद्द होने के बाद जंग का रास्ता खुल जाएगा और अगर जंग हुई तो पाकिस्तान कई टुकड़ों में बंट जाएगा। सबसे पहले तो भारत पीओके को ही छीनने की कोशिश करेगा। वैसे भी पीएम मोदी कई बार इस बात को कह चुके हैं, पाकिस्तान को पीओके भारत के हवाले करना ही होगा। इतना ही नहीं, जंग छिड़ी तो फिर बलूचिस्तान और पख्तूनिस्तान के बनने में वक्त नहीं लगेगा। मतलब जंग से पाकिस्तान के 4 टुकड़ों में बंटने का खतरा पैदा हो जाएगा। शिमला समझौते से पीछे हटकर पाकिस्तान ने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने से ज़्यादा कुछ नहीं किया। जरा से लालच के चक्कर में पाकिस्तान ने भारत को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके को भारत में मिलाने का मौका दे दिया। शिमला समझौता जुलाई 1972 में बांग्लादेश को अलग देश बनाने के तुरंत बाद भारत पाकिस्तान के बीच हुआ था। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो ने इस पर साइन किए थे। इस समझौते के तहत कहा गया कि दोनों देश जम्मू कश्मीर विवाद को द्विपक्षीय वार्ता के माध्यम से बिना किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता के हल करेंगे। इस समझौते में नियंत्रण रेखा को सम्मान देने और इसे बदलने के लिए बल प्रयोग से बचने पर सहमति बनी थी। दोनों देश एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करेंगे और आपसी हितों के लिए सहयोग बढ़ाएंगे। समझौते ने 1971 युद्ध के दौरान पकड़े गए युद्ध बंदियों की रिहाई के युद्ध से उत्पन्न अन्य मुद्दों को हल करने की रूपरेखा भी प्रदान की। शिमला समझौते से पीछे हटने से पाकिस्तान जम्मू कश्मीर का मुद्दा संयुक्त राष्ट्र सहित अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ले जाने के लिए आज़ाद हो जाएगा। समझौते से पीछे हटने की घोषणा कर पाकिस्तान को ये संदेश दे सकता है कि वह कश्मीर को एक अंतर्राष्ट्रीय विवाद के रूप में दोबारा प्रस्तुत करना चाहता है। पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद साल 1948 से 1949 के प्रस्ताव के तहत जम्मू कश्मीर के मुद्दे को सुलझाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठा सकता है। इस पर भारत ये कहकर पाकिस्तान को बार बार चुप करा देता था। शिमला समझौते के तहत कोई बाहरी देश या संगठन जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर मध्यस्थता नहीं कर सकता। ऐसा माना जा रहा है कि पाकिस्तान ने इस समझौते से पीछे हटकर अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। ऐसा इसलिए क्योंकि समझौते के तहत ये भी कहा गया कि दोनों देश एलओसी को सम्मान करेंगे और इसे बदलने के लिए बल प्रयोग नहीं करेंगे। पाकिस्तान ने अब खुद इस समझौते को सस्पेंड कर दिया। ऐसे में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके को वापस पाने के लिए भारत पूरी तरह से स्वतंत्र है। पीएम मोदी पहले भी कई बार कह चुके हैं कि पूरा कश्मीर भारत का है। पाकिस्तान ने पीओके पर अवैध कब्जा किया हुआ है। पीओके को भारत में वापस जोड़ने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। ऐसे में अब भारत चाहे तो बिना किसी कानूनी अड़चन के बल प्रयोग कर पूरे कश्मीर को एक करके अपने प्लान पर खुलकर काम कर सकता है। हालांकि अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान साल 1948 में यूनाइटेड नेशन के प्रस्ताव का हवाला देकर इस पर हल्ला कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।